नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पॉलिटी दिस वीक प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। जैसा कि आपको पता है, इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं बीते एक सप्ताह में पॉलिटी से जुड़ी हुई प्रमुख खबरों के बारे में। लेकिन कुछ खबरें ऐसी भी होती हैं जो आपके लिए जानना जरूरी होती है, तो उसे भी साथ में अलग से भी कवर करते हैं। तो कौन सी खबरें हैं जो इस हफ्ते यानी कि बीते एक सप्ताह में चर्चा में रही? जैसे कि मतदाता फोटो पहचान पत्र की खबर चर्चा में रही, इसके अलावा नमामि गंगे कार्यक्रम चर्चा में रहा और इसके अलावा पोषण अभियान भी चर्चा में रहा। तो एक एक करके तीनों को देखते हैं, जल्दी से देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखेंगे मतदाता फोटो पहचान पत्र। देखिए, मतदाता फोटो पहचान पत्र में एक नंबर होता है और वह नंबर, सीधी सी बात है, आपको भी अंदाजा लग रहा होगा कि एक कार्ड में या एक व्यक्ति के लिए ही होगा एक नंबर। लेकिन पश्चिम बंगाल ने वहां एक शिकायत दर्ज की है, यानी कि वहां की सरकार ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत दर्ज करते हुए कहा है कि बहुत सारे नंबर ऐसे हैं, जैसे एक से ज्यादा व्यक्तियों को एक कॉमन नंबर मिल गया है। जैसे कि मामला क्या है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा कि कई राज्यों में एक ही नंबर वाले मतदाता मौजूद हैं, जिससे चुनाव धोखाधड़ी हो सकती है। यानी कि एक ही नंबर है और वो नंबर कई मतदाताओं के पास है, यानी कि उनका जो पहचान पत्र है सबके पास एक जैसा नंबर है। तो यह शिकायत की है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि ERONET यानी कि इलेक्शन रोल मैनेजमेंट सिस्टम लागू होने से पहले क्या होता था, मैनुअल डेटा दिया जाता था। तो मैनुअल डेटा सब कुछ रजिस्टर में लिखा जा रहा है। तो रजिस्टर में जैसे डेटा मैनुअली जब तैयार होता था तो कहीं कोई नंबर लिख रहा है, कहीं कोई नंबर दे रहा है। तो हुआ ये कि एक ही सीरीज के नंबर एक जगह किसी और ने किसी मतदाता के लिए बना दिए, एक जगह किसी और मतदाता के लिए किसी अन्य व्यक्ति ने तैयार कर दिए। और वो चूंकि उनका आपस में वार्तालाप नहीं हो रहा था या कम्युनिकेशन नहीं था, जिससे पता नहीं चला कि ये नंबर कहीं और दिया जा चुका है। तो ये बात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कही। अब उन्होंने ये कहा कि मैनुअल डेटा की एंट्री की वजह से ऐसा हुआ है और विकेंद्रीकृत प्रणालियां थी, एकीकृत प्रणाली नहीं थी, उसकी वजह से ऐसा हुआ। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि यह जो नंबर है जिसकी आप बात कर रहे हैं, इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर, इसको शॉर्ट में क्या बोला, एपिक नंबर। तो इस नंबर को लेकर उन्होंने कहा है कि एपिक नंबर ही मतदान की पात्रता तय नहीं करता, मतदाता केवल अपने निर्धारित मतदान केंद्र पर ही वोट डाल सकते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए दूसरे राज्य में किसी सेम नंबर का कोई दूसरा मतदाता है जिसके पास भी वही नंबर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सेम नंबर है तो उस राज्य से इस राज्य में चला आएगा और यहां वोट दे देगा। वो अपने जहां पे जिस क्षेत्र में है, जिस अपने निर्वाचन क्षेत्र में है, अपने निर्वाचन क्षेत्र में वो वोट डाल सकता है, इसलिए उससे खतरा नहीं है, ऐसा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है। तो EPIC नंबर, जिसको हम लोग बोल रहे हैं मतदाता फोटो पहचान पत्र संख्या, इसको एक नजर में समझ लेते हैं। इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड है, हिंदी में मतदाता फोटो पहचान पत्र संख्या। 10 अंकों का अल्फा न्यूमोरिक कोड होगा जो प्रत्येक पंजीकृत मतदाता को जारी किया जाएगा, यानी कि जिनका मतदाता कार्ड बन गया है या वही कार्ड के आधार पर वो नंबर उसी में रहता है ना। तो जो भी मतदाता मतलब बन गए हैं उनके लिए यह नंबर होगा। और शुरुआत वर्ष 1993 में मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के तहत इस नंबर को देने की गई थी। तो मतदाता की पहचान सुनिश्चित करता है, चुनावी धोखाधड़ी को यह रोकता है और मतदाता को उसके फोटो, निर्वाचन क्षेत्र और मतदान केंद्र से जोड़ता है। समस्या क्या आ रही है, ERONET, यह जो एक मैनेजमेंट सिस्टम है इस पूरी व्यवस्था को प्रबंधित करने का, वह जो है उसके पहले जो मैनुअल डेटा प्रविष्ट किया गया था उसे खुद से नहीं सुधार पा रहा है। तो उसे सुधारने की आवश्यकता है, जिसके लिए कहा गया है कि ERONET.2.0 यानी कि इसका अलग से नया अपडेटेड वर्जन लाया जाएगा। अब ये है क्या ERONET? तो ये है इलेक्शन रोल मैनेजमेंट सिस्टम, हिंदी में कहा जाए निर्वाचन सूची प्रबंधन प्रणाली। तो ये निर्वाचन सूची प्रबंधन प्रणाली जो भी असंगतियां हैं या जो भी डेटा में गड़बड़ी है उसको सुधारने का काम करेगी। इसका अपडेटेड वर्जन लेके आया जाएगा और यह एक वेब आधारित प्रणाली रहेगी जो मतदाता सूची में नामों के पंजीकरण, स्थानांतरण, विलोपन करने के लिए स्वयं से काम कर सकेगी। तो महत्व क्या है, क्योंकि जो इंडिया है वो डिजिटल हो रहा है, तो चुनावी प्रक्रिया में डिजिटल और पारदर्शी बनाने में इसका योगदान रहने वाला है। और मतदाता सूची को विभिन्न भाषाओं और लिपियों में प्रबंधित कर सकेगा और डुप्लीकेट मतदाता प्रविष्टियों को यह रोक सकेगा। यह फायदेमंद है। इसके अलावा समस्या की बात करें तो यह जो है लागू होने से पहले जो मैनुअल डेटा गया था उसके कारण जो डुप्लीकेट नंबर जारी किए गए थे वह समस्या से अभी निकल नहीं पाया है, जिसके लिए कहा गया है इसका अपडेट लाया जाएगा। अब जब अपडेट आएगा तो फिर इसका समाधान भी होगा।
अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपीएटी आप तो जानते ही हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या है? जिसका उपयोग करके वोट रिकॉर्ड किया जाता है, जिसमें वोटों की गिनती मौजूद रहती है। और भारत में जितने चुनाव होते हैं, लोकसभा, विधानसभा, अन्य चुनाव, सब में इसी का उपयोग होता है। इसके अलावा ईवीएम के भाग की बात करें तो इसमें एक बैलेट यूनिट होता है, मतदाता इसमें बटन दबाकर वोट डालता है। एक कंट्रोल यूनिट होता है जिसमें मतदान अधिकारी द्वारा संचालित जिसे किया जाता है। और एक वीवीपैट होता है। वीवीपैट क्या होता है? एक प्रिंटर डिवाइस होता है, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, जिससे ये पता चलता है, पुष्टि करता है कि वोट सही जगह गया है या नहीं गया है, ये वोटर को पता चल जाता है। ठीक है, तो इसका अपना महत्व है, सही तरीके से वोट हो सके और साथ में पारदर्शी तरीके से हो सके, और जिसको वोट दिया गया है उसी को जा रहा है, ये सब कुछ सुनिश्चित हो पाता है। तो भारत निर्वाचन आयोग के बारे में तो आप जानते हैं, 25 जनवरी 1950 को यह अस्तित्व में आया था, और इसी वजह से 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। एक मुख्य चुनाव आयुक्त, 2 चुनाव आयुक्त, कुल कितने हो गए? 3 हो गए। शुरू में एक ही थे, लेकिन बाद में प्रक्रिया बदलाव हुए, और अब इनके चुनाव कहां कहां होते हैं? ठीक है, निर्वाचन आयोग लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव का आयोजन कराता है। पंचायती चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। ठीक है, चलिए अब नमामि गंगे कार्यक्रम के बारे में जान लेते हैं। नमामि गंगे परियोजना क्या है? केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई योजना, 2014 में शुरू की गई थी, और इसका उद्देश्य क्या था? गंगा नदी के प्रदूषण को कम करना और इसे पुनर्जीवित करना, क्योंकि गंगा नदी जो है महत्वपूर्ण नदी है, भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। अब इसके परियोजना में जल जो संसाधन है, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय द्वारा इसे संचालित किया जा रहा है। देखिए, नदी के प्रदूषण को कम करने का प्रयास एक रात में नहीं हो सकता, एक लंबी प्रक्रिया है, क्योंकि लंबी स्वयं अपने आप में हमेशा अनवरत बहने वाली नदी है, उसमें अनवरत हमेशा लगातार, आज भी लोग कचरा डाल रहे हैं, तो वो व्यवस्था जो भी होनी चाहिए वो परमानेंट होनी चाहिए, और प्रक्रिया लंबी ही होगी। तो इसमें एक लंबा बजट आया। 2014 में 20,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ इसे 2021 तक के लिए लागू किया गया था। लेकिन अभी भी नदी की सफाई की आवश्यकता है, इसे और बेहतर तरीके से प्रदूषण मुक्त बनाने की आवश्यकता है। तो 22,500 करोड़ रुपए और बढ़ाकर कुल 42,500 करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया इसका बजट मार्च 2026 तक के लिए। अब आगे देखते हैं क्या होता है। नमामि गंगे कार्यक्रम के लक्ष्य क्या है? गंगा और उसकी सहायक नदियों को स्वच्छ और संरक्षित करना, फिर जल प्रदूषण को कम करना और पानी की गुणवत्ता सुधारना, नदी की पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करना, और गंगा में जैव विविधता को बढ़ावा देना। ये सारे लक्ष्य हमारी आवश्यकता के अनुरूप ही तैयार किए गए हैं। उसके बाद कैसे हो रहा है काम या कार्यान्वयन की बात करें तो 5 स्तरीय संरचना अपनाई गई है, जिसमें अलग अलग संरचना जो हम बात कर रहे हैं ना, अलग अलग स्तर है, तो अलग स्तर पर उसकी मॉनिटर करने से लेकर के उसके कार्यान्वयन को लेकर के प्रक्रियाएं तय कर दी गई हैं। अब मुख्य काम देखें तो जैसे वाहित मल शोधन क्षमता जो है, जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की हम बात करें तो उसकी क्षमता को 30 गुना बढ़ा दिया गया है। जो सीवेज है उसको ट्रीटमेंट करने में जितना वह सक्षम था, अब उसका 30 गुना ज्यादा सक्षम हो गया, उसका फायदा मिलेगा और मिल रहा है। उसके अलावा जल की गुणवत्ता में सुधार किया गया है। जल की गुणवत्ता में जैसे बीओडी जो था 10 से 20 mg, अब यहां पे देखिए, यहां पे ना बीओडी का आप अगर देखें तो ये पहले से तुलना में घट गया है। अगर ये बीओडी घटा है मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत कम हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि अन्य राज्यों में भी हम देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में घटा है, बिहार में घटा है, पश्चिम बंगाल में भी घटा है। अगर यह घटता है यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसका मतलब है कि जैसे जो ऐसे पदार्थ हैं, कार्बनिक पदार्थ हैं जिन्हें अपघटित करने के लिए ऑक्सीजन को यह मापता है, तो ये अगर कम है तो इसका मतलब कम आवश्यकता है, आवश्यकता कम है, इसका मतलब है कि वह बेहतर है पानी। जितना बीओडी कम होगा पानी उतना ही बेहतर होगा, तो ये बात कंफर्म हो। और गंगा अभी देखें आप, डॉल्फिन बढ़ी है, गंगा नदी डॉल्फिन बढ़ी, हाल ही में हमने इस पर चर्चा भी की थी, अगर आपने बीते दिन के सेशन देखे होंगे तो अगर गंगा नदी में डॉल्फिन की संख्या बढ़ रही है यानी कि गंगा नदी की पारिस्थितिकी तंत्र बेहतर है, यानी कि पानी भी बेहतर होगा, तभी ऐसा हुआ है। गंगा नदी का महत्व देखिए, 11 राज्यों में चूंकि बहती है और भारत की 47% आबादी इस पर कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ता है, 47% आबादी पर गंगा नदी का। इसके अलावा कई शहर गांव है, उसकी जलापूर्ति प्रत्यक्ष रूप से सुनिश्चित होती है। कृषि की बात करें, अर्थव्यवस्था में कई अन्य कारण हैं जिसकी वजह से इस नदी का उपयोग होता है। ऐसे में नदी तो महत्वपूर्ण है ही, इसमें कोई संशय नहीं। अब आ जाते हैं पोषण अभियान के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पोषण अभियान अभी हाल ही में काफी चर्चा में था, और पोषण अभियान अभी चर्चा में है, लेकिन यह अभी का नहीं है, यह पहले का है।
यह 2018 में 8 मार्च का समय था, जब राजस्थान के झुंझुनू में शुरू किया गया था। अब देखिए, शुरू किसने किया? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पहल थी। 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू में। उद्देश्य क्या था? अब देखिए, उद्देश्य बड़ा था। जो भी किशोरियां हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, स्तनपान कराने वाली माताएं हैं, बच्चे हैं जो 0 से 6 वर्ष के, मतलब कि पैदा हुए हैं और उससे 6 वर्ष तक के, उन सबकी जो पोषण संबंधी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करना। तो किशोरी हो गई, गर्भवती महिलाएं हो गई, स्तनपान कराने वाली महिलाएं हो गई, और पैदा हुए से यानी 0 से 6 माह तक के बच्चे हो गए, उनके पोषण को लेकर के आवश्यकताएं जो उनकी हैं वो पूरी कराई जा सके, इसके लिए पोषण अभियान की शुरुआत देश में होती है। अब उद्देश्य को हम समझ गए कि स्टंटिंग, कुपोषण, एनीमिया, इन सबको दूर करना है। जन्म के समय कम वजन वाले बच्चों की संख्या में कमी लाना है। तो ये स्टंटिंग, वेस्टिंग बड़े ऐसे शब्द हैं जो चर्चा में रहते हैं। कभी कभी इनके बारे में पता नहीं होता है, तो ये रहता है कि ये क्या है, अंतर क्या है दोनों में, ये पता रहे। तो एक मोटा आइडिया आपको आइडिया रहे कि ये जो है, देखिए, एक तरफ होता है वेस्टिंग। वेस्टिंग का मतलब क्या है? बच्चे का वजन उसकी लंबाई के हिसाब से बहुत कम होता है। और स्टंटिंग में क्या है? बच्चे की लंबाई उसकी उम्र के हिसाब से कम होती है। तो वेस्टिंग में क्या हो गया? लंबाई के हिसाब से वजन कम है। और स्टंटिंग में क्या हो गया? बच्चे की लंबाई उसके उम्र के हिसाब से कम है। दोनों में अंतर है। अब वेस्टिंग कैसे होगा? वजन अगर कम है तो अचानक कुपोषण के कारण हुआ हो सकता है, अचानक खाने में कमी हो गई, कुपोषण हो गया, तो यह वेस्टिंग हो सकती है। लेकिन स्टंटिंग जो होता है, यह लंबे समय तक चले कुपोषण के कारण होता है, तब बच्चे की लंबाई रुकती है। इसके अलावा बच्चा बहुत पतला और कमजोर दिखता है वेस्टिंग में, और स्टंटिंग में बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से छोटा लगता है। हालांकि बहुत सारी समानताएं हैं, लेकिन दोनों ही अच्छी नहीं है स्वास्थ्य की दृष्टि से, एक बच्चे की दृष्टि से देखा जाए तो। इसीलिए इन दोनों को ही दूर करने का प्रयास होता है। इसके लिए दोनों के लिए ही सुपोषण की आवश्यकता है, और इस सुपोषण के प्रयास में ही पोषण अभियान महत्वपूर्ण था, जो 2018 में शुरू हुआ था। और इसी अभियान को लेकर के चर्चा चल रही थी, इसके प्रयासों को लेकर के चल रही थी, और इसकी उपलब्धियों को लेकर के चर्चा चल रही थी। तो ये कुछ बातें थी। अब एक सवाल है, नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई? वर्ष 2013 में, वर्ष 2014 में, वर्ष 2018 में, या वर्ष 2024 में? तो इस सवाल का जवाब आप कमेंट करके मुझे जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। तो अब आगे बढ़ने से पहले एक और जरूरी जानकारी, कि जो भी विद्यार्थी दृष्टि आईएएस के क्लासरूम से अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं, आईएएस फाउंडेशन कोर्स के माध्यम से, जिसमें बेसिक से एडवांस तक की आपकी तैयारी कराई जाएगी, नोएडा सेक्टर 15 में जीएस फाउंडेशन बैच 26 मार्च से चालू है, इसके लिए एडमिशन शुरू है। इसके अलावा लखनऊ सेंटर से भी आईएएस फाउंडेशन बैच 31 मार्च से, इसके लिए भी बैच शुरू है, इसके लिए भी एडमिशन शुरू है। अगर आप एडवांस तक तैयारी बेसिक से करना चाहते हैं, तो आप मौके का फायदा इन जगहों से उठा सकते हैं, क्लासरूम में एडमिशन ले सकते हैं। या आपको जानना है तो आप सेंटर में जाके जानकारी ले सकते हैं, या आपको दृष्टि आईएएस के बाकी कोर्सेज के बारे में जानना है, इन ऑफलाइन क्लासेस के बारे में जानना है, तो एक नंबर है, आप इस पे कॉल कर सकते हैं, 8750187501। आप इस नंबर पर कॉल करेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।